इंडिया डेली लाइव पर इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज जी, मैं पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। जो राहुल गांधी के आरोप है, वो कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम है और उससे वो कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल एक्ट है, इसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी अभी भी चुनावी मोड में है, अभी भी इल्ज़ाम लगाने वाले मोड में है, अभी भी वो सिंबल लगाकर टी शर्ट पहनकर बैठकर चुनाव प्रचार अभियान में ही लगे हैं। उनकी आदत है प्रधानमंत्री पर इल्ज़ाम लगाना, और आज से नहीं, पहले से लगा रहे। शेयर मार्केट को मैं ज़्यादा नहीं समझता, मैं इकोनॉमिक्स का वो जानकार नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि शेयर मार्केट ये चुनाव पहले शुरू होने से पहले जहाँ था वहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट आगे बढ़ा, जब भी चुनाव आता है, कौन सा ऐसा चुनाव है जिसमें शेयर मार्केट ऊपर उठता या गिरता नहीं है, लेकिन उसको किसी नेता से जोड़ देना यह अन्यायपूर्ण है। जिस तरह की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, चुनाव हार गए हैं, क्योंकि पूरा अभियान था, सिद्धू मूसावाला का गाना गा रहे थे 295 का, 295 का, और मिलकर 232 सीटें आई हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें जीती हैं उनसे भी सब मिला के कम हैं, यानी बीजेपी से की सीटों से भी कम, और एनडीए की सीट से तो बहुत कम। तो ये जो चर्चा हो रही थी कि वो सरकार बना लेंगे, एकदम रोज़ दावा करते थे, वो तो झूठा साबित हुआ। आ गए हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी, 5 साल के लिए सरकार चलाएंगे मोदी। मैं आपके चैनल पर जी बात पूरी आया था और मैंने कहा था आपसे, जी, मैंने आपसे कहा था आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, सरकार एनडीए की बनेगी। लेकिन हम लोगों ने जो कहा था 400 के पार, वो 400 पार नहीं आया जी। टारगेट तो हम बड़ा ही रखते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेहरू जी के बाद, 62 के बाद ये पहला मौका है, भारतीय राजनीति का सुनहरा दिन है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। ये पहले नेता हैं नेहरू जी के बाद जो तीसरी बार प्रधानमंत्री का लगातार शपथ लेंगे, और यही चौका भी मारेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी से चुनावी मोड में है, चुनाव मोड से बाहर आना चाहिए और इल्ज़ाम लगाना बंद करना चाहिए। जी शाहनवाज जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा कि टारगेट बड़ा था, लेकिन अब भी आप उन सब को जोड़ दिया जाए, उससे ज़्यादा बीजेपी की सीटें हैं, और ये बात भी सच है। लेकिन बावजूद इसके आपकी अपनी सीटें वो घट गई, और उस घटने में भी सबसे जो परफॉर्मेंस कह लीजिए, चिंता का विषय, या पार्टी आपकी जिस पे मंथन कर रही होगी, वो उत्तर प्रदेश है। और उस उत्तर प्रदेश को लेकर आज सुबह से लगातार थोड़ी थोड़ी ये चर्चा हो रही है कि क्या वहाँ पे भीतरघात हुआ क्या? देखिए, जब चुनाव जीतते हैं तो उसके अनेक कारण होते हैं, और हारते हैं उसके भी अनेक कारण होते हैं। अब कोई ये कह दे कि ये चुनाव जीते तो इसके वजह से जीते, तो वो चुनाव जीते तो हारे तो इसके वजह से हारे, ये नहीं होता। हम जीतने की भी समीक्षा करते हैं और हारने की भी समीक्षा करते हैं। हर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का नियम है कि चुनाव के बाद हम अन्य पार्टी की तरह छुट्टी पे विदेश में नहीं चले जाते, बल्कि हम लोग बैठते हैं, जीते तो कहाँ जीते, कितना मार्जिन और हो सकता था, कहाँ कम रह गया, हारे तो क्यों हारे, इन सब पे चर्चा होगी। इसलिए अभी से एक कारण गिना देना, एक कारण मान लेना, ये कहीं से सही नहीं। चलिए, ये तो बात हुई ऐसी, लेकिन 2-3 चीज़ों के बारे में आप जरा अपने हिसाब से बताइए कि वो ऐसा क्यों है। एक तो देखिए, राम मंदिर आपका कोर इशू रहा है आज से नहीं, सालों से। बावजूद इसके आप जो अयोध्या, जिस लोकसभा सीट में आता है फैजाबाद, वहाँ पे हार गए। प्रधानमंत्री जी का भी वोट पर जो मार्जिन है वो पिछली बार से घट गया। राजनाथ जी जैसे बड़े नेता, उनका भी वोट मार्जिन घट गया। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, राम जी की कृपा ही है तो कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे। जी,
स्पष्ट बहुमत उनको 293 का मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ तक अयोध्या की बात कर रहे हैं, जी अयोध्या जो टाउन है जहाँ राम मंदिर है, मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, उस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को लीड है, अयोध्या नगरी से। जी तो और ठीक है कि वहाँ उस लोकसभा में नहीं जीत पाए, लेकिन वो चुनावी, इसको हम लोगों ने कहा राम मंदिर को कसौटी पे कसा था, कहाँ हमने कहा था कि राम मंदिर की वजह से हमें वोट दीजिए, ये तो हमने कभी नहीं कहा, मैनिफेस्टो में भी नहीं कहा। ये कहा था विकास और विरासत के नाम पे। और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, हम लोगों ने उसमें सहयोग किया और राम मंदिर वहाँ पे बना। अब राम मंदिर को वोट की मशीन के तौर पर तो हमने नहीं उसको यूज़ किया, वो आस्था के लिए है, वो आस्था का विषय है। अब क्योंकि वो सीट हम लोग हार गए, आसपास की भी कई सीट हम लोग हार गए, तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे राम मंदिर बना इसलिए हम लोग हार गए। ये सही नहीं है। हाँ, नहीं, उस राम इलाके मंदिर में नहीं जीते, उत्तर शाहनवाज जी, प्रदेश में बात भी ये नहीं हमारा कि नहीं बात परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। जी, बात ये नहीं है कि राम मंदिर बना इसलिए हार गए, चूंकि अयोध्या राम और बीजेपी की राजनीति, ऐसा लगता है कि बीजेपी की राजनीति का एक तरह से समझिए कि सिनोनिम है। मतलब बीजेपी अगर कहेंगे तो राम ऑटोमेटिकली राम भक्त, सनातन भक्त की बात होती है। चर्चा इसीलिए हो रही है कि बीजेपी जैसी पार्टी जिसके हृदय में राम है, वो राम की नगरी अयोध्या में तब कैसे हार गई जब उसी साल चुनाव से थोड़े दिनों पहले वहां पर भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। देखिए, ये राम मंदिर एक आस्था का विषय है और पूरे देश दुनिया के लोगों का, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का आस्था का केंद्र है। उसको कम से कम वोट से जोड़कर देखना सही नहीं है। हाँ, उस इलाके में जहाँ राम मंदिर है उस इलाके की सीट हम नहीं जीते, लेकिन चर्चा यही हो रही है कि जहाँ राम, जो कहते थे राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो जनता का नारा था ना, ये आवाम की तरफ से नारा था। ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में थोड़ी था कि हम इस सीट को जीतेंगे, इस सीट को नहीं जीतेंगे। हमने तो सारी सीटों पे लड़ाई की। अब ये सही है कि हमारी जो पहले 300 सीटें थीं, वो उसमें हमें 242 करीब मिली और हमें वो सीट ज़्यादा मिलने की उम्मीद थी, वो नहीं मिली। जहाँ तक आपने काशी की बात की जी, तो काशी में ज़रूर वोट परसेंटेज थोड़ा घटा है, उसका भी आकलन करेंगे जी, क्योंकि काशी का तो ऐसा है शाहनवाज जी, कॉरिडोर बना जी कि 2014 का वोट परसेंटेज देख लिए प्रधानमंत्री जी को मिला, 2019 और 2024, इस बार वोट परसेंट भी सबसे कम इस बार का है, प्लस मार्जिन भी उनका सबसे कम इसी बार का है। इसीलिए ये कोई भी पूछेगा, किसी को भी जानने की जिज्ञासा हो गई कि क्या बीजेपी काशी समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश जगहों पर जनता की नब्ज टटोलने में चूक गई? नहीं, देखिए, जीत में मार्जिन की बात है। लगातार तीसरी बार काशी के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को एमपी बनाया है, तीसरी बार पूरे देश के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को पीएम बनाया है। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं काशी का भी और देश का भी कि उन्होंने एमपी और पीएम बनाया। ठीक है, मार्जिन की बात है तो कहीं पर मार्जिन कम होता है, बढ़ता है, लेकिन जीते हैं तो मोदी, आए हैं तो मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो मोदी, इसमें कहाँ किसी को दिक्कत। विपक्ष के लोग तो ऐसी डुगडुगी बजा रहे हैं जैसे हारने के बाद भी वो जीत गए हों। अरे चुनाव वो हार गए हैं, उनका नंबर 232 पे अटक गया है। 295 कहा था सिद्धू मूसेवाला का गाना गाते हुए, वो भी नहीं पूरा हुआ है। पूरे देश के अंदर खबर क्या है कि शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, शपथ ग्रहण के करो तैयारी, आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, यही हो रहा है जी। और 5 साल के लिए आ रहे हैं। विपक्ष के लोगों को 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री स्वीकार करना होगा, संसद में देखना होगा। देश नरेंद्र मोदी जी चलाएंगे, देश जिस रास्ते पर आगे बढ़ा है नरेंद्र मोदी ही बढ़ाएंगे। पूरे देश के लोगों के मन में था कैसे नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। देश ने जो सोचा था वो पूरा हो रहा है, तो ये कोई छोटी बात है।
लगातार 62 के बाद, नेहरू जी के बाद वो पहले नेता हैं जो देश के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बन रहे हैं। नेहरू जी तो 47 से 52 तक तो सिलेक्टेड ही थे, 52 के चुनाव के बाद ही इलेक्ट हुए थे। तो कितनी बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जैसा एक नेता जो देश की आज आबादी बढ़ गई, वोटर की संख्या बढ़ गई, देश की ताकत बढ़ गई, हमारे पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई, हमारे देश की पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ गई, और उसका जो नेता है जो 56 इंच की छाती वाला है, वो नेता आज देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती जी है? शर्मा जी, एक चीज जिन्होंने हमें बताइए। वोट दिया हम उसकी भी चिंता करेंगे। जी जी, एक चीज बताइए, जिन्होंने इस बार नहीं दिया उसकी भी चिंता हम लोग करने वाले हैं। जी एक चीज बताइए, इस बार के जो नतीजे आए हैं, क्या इसके बाद इस तरह की संभावना बन सकती है कि हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के लिए थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा? हिंदुत्व का मुद्दा कभी भी राजनीतिक मुद्दा कहाँ रहा है। अब हमारे भाषणों में से कुछ चीज़ें निकाल ली जाती हैं और ये कहा जाता है बीजेपी ने ये बोला, बीजेपी ने ये बोला। ये तो बोलने के लिए बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू में देते हुए जब 83 चैनल को इंटरव्यू दिया और सब में साफ तौर पे कहा है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलते हुए देश को आगे लेकर जाएंगे। तो हम तो जो भी योजना बनाते हैं उसमें कहाँ देखते हैं कि हिंदू है कि मुस्लिम है, कि सिख है कि ईसाई है, कि अगड़ा है कि पिछड़ा है। जो देश का गरीब है, गरीब की चिंता करना गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी का फर्ज है और उसको वो निभाते रहते हैं। शहनवाज जी, अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस बार जो सरकार बन रही है वो आपकी गठबंधन की सरकार होगी, जिसमें आपको दूसरे सहयोगी पार्टियों की मदद की जरूरत होगी। और इस सवाल का, मेरे सवाल का सबसे बेहतर आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपने बीजेपी की उस सरकार को उस दौर में मंत्री रहे जो गठबंधन की सरकार थी। अभी सरकार बनी नहीं है, शपथ ग्रहण बाकी है। उससे पहले जेडीयू के तरफ से बयान आ गया और कहा गया कि अग्निवीर योजना की समीक्षा करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि गठबंधन की राजनीति करने में इस तरह की चीज़ों के लिए कि कोई किधर से हाथ पकड़ेगा, कोई किधर से कुर्ता पकड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए और इन सब को मैनेज करना हो, और वो भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए इस बार की सरकार में? नहीं, गठबंधन की सरकार चलाने में बीजेपी माहिर है और नरेंद्र मोदी जी मोदी जी ने कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई, सरकार चला रहे थे जी। नहीं, वो एनडीए की सरकार गठबंधन की थी, भले हमारा आंकड़ा ज्यादा था। जी जी जी, जैसे हमारा 283 था, तब भी तो 14 में भी हमारे साथ जेडीयू और जैसे अन्य दल थे, शिवसेना थे, सब लोग थे उसमें। नहीं, वो सरकार जरूर गठबंधन की थी। नहीं शर्मा जी, सरकार जरूर गठबंधन की थी, लेकिन आपके अपने पास इतने एमपी थे कि आपके लिए किसी दूसरे पे निर्भर होना मजबूरी नहीं थी। लेकिन इस बार वो आपके लिए नेसेसिटी है, वो जरूरत है आपकी। नहीं, हमारे संख्या ज्यादा रहते हुए भी हमारी मजबूरी नहीं थी, हमारी जरूरी था। हम अपने साथियों को साथ में लेकर चलते थे। नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी के साथ राजनीति करते हैं। अगर एनडीए की सरकार कही थी तो एनडीए की सरकार में जो एनडीए के एलाइज थे उस सबके सम्मान का ध्यान रखा था। हमारी सीटें अगर 303 भी आ गई थी तो हमने कभी अपने सहयोगी दल की उपेक्षा नहीं की थी। हमें छोड़कर कोई गया होगा, हमने किसी को अपने से बाहर नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। और जब 98 और 99 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तब भी हमने गठबंधन के साथियों के सेंटिमेंट का ध्यान में रखते हुए और देश का हित ध्यान में रखते हुए सरकार चलाई थी। तो देश हित है और हमारे सहयोगी भी कोई देश के खिलाफ थोड़ी हमें राय देते हैं। जो देश, अब कई मुद्दे हैं जैसे आपने कहा अग्निपथ, अग्निवीर के बारे में, उसके बारे में ज़रूर केसी त्यागी जी का बयान आया है। तो अगर उनकी कोई राय है तो उसको सुनेंगे, बातचीत करेंगे। वो संगठन जब बीजेपी में भी अकेली सरकार होती है तब भी तो कोई कैबिनेट में नोट जाता है तो सब मंत्री की राय एक जैसी नहीं होती, उस पर कई लोगों की अलग राय होती है, लेकिन बहुमत से निर्णय होता है। मैं खुद कैबिनेट का सदस्य रहा हूँ, मैंने देखा है कि कई मुद्दों पर बहुमत से राय होता है। यही तो लोकतंत्र है। मतलब आप अगर एनडीए के साथी कोई अपनी बात रखेंगे तो उसको भी सुनेंगे। आप मुझे ये बता रहे हैं कि सहयोगी पार्टियां बीजेपी की आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर पाएगी, जो गठबंधन की पार्टियां? नहीं, आर्म ट्विस्टिंग
देखिए, जब सहयोगी क्यों करेगा? आर्म ट्विस्टिंग तो विरोधियों को करना है। सहयोगी तो सहयोग करेंगे, हम उनसे सहयोग लेंगे, मिलकर सरकार चलाएंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, देश को विश्व गुरु के रास्ते पर, विश्व बंधु के रास्ते पर आगे ले जाना है, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। ये जो जात धर्म के नाम पर भेद पैदा करते हैं विपक्षी दल, उस सबको मिटाना है। एकदम पूरा देश, हम सब भारतीय बनकर इस देश की सेवा करें और गरीब की सेवा करें। जो गरीबी रेखा के नीचे 80 करोड़ लोग हैं, उनको गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना। पिछली बार भी हम लोग 25 करोड़ लोगों को ऊपर ले गए थे, तो पूरा मेहनत करना है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिस तरह इस बार सरकार होगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और कड़े कदम वो उठाते रहेंगे। उनका खुद ही बयान है, आपने देखा था जिस दिन बीजेपी ऑफिस में उन्होंने पहली बार देश को संबोधित वहां से किया था। तो आप ये मोदी है जी। अब मोदी के रहते मुमकिन है कि उसी रफ्तार में, जिस रफ्तार में नरेंद्र मोदी जी अगर 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, तो सहयोगी के साथ तो और ताकत बढ़ेगी। 140 की रफ्तार से तो आप ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर या मंत्री बनने को लेकर किसी तरह की खींचतान हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, मीडिया के पास कोई खबर नहीं आने वाली है? एकदम नहीं मिलेगी। ये मेरी ये मोदी सरकार में ऐसी कोई खींचतान नहीं मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। हम आपको बता रहे हैं, हमारे जो सोर्स है उसके आधार पर। बहुत बहुत बढ़िया। मोदी जी के नेतृत्व में कितना भरोसा है जी, सब लोगों को भरोसा है मोदी जी पर। जी शाहनवाज देश जी को भरोसा है, हमारे सहयोगियों को भरोसा है। पूरे दुनिया के लोग बधाई दे रहे हैं मिहिर जी। पूरे दुनिया के लोगों को लग रहा है कि आ गए मोदी। खड़गे साहब ने उस दिन मीटिंग किया कल, और सब लोग इकट्ठे हुए। क्या विपक्षी दल के नाते उनका ये फर्ज नहीं था कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि वो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग। तो जो देश के अंदर 293 सीट लेकर आया है, जो जीत कर आया है, जो देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, जिसकी सरकार बन रही है, क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, क्या सऊदी अरब, क्या दुनिया के देश उनको मुबारकबाद दे रहे हैं? तो ये देखिए कितने तंग दिल है। तो इंतजार करिए नजर है, कितना शाहनवाज जी, इंतजार करिए, देखिए कब उनकी तरफ से बधाई आती है। कहा था जी नहीं, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता जी, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मैंने आज तक जीवन में किसी छोटे मन के आदमी को बड़ा होते हुए नहीं देखा है। छोटे मन का आदमी थोड़े दिन बड़ा होगा, फिर वो एक्सीडेंट करेगा ही जी। तो बड़े मन से कम विपक्ष के लोगों को, अगर आपको राजनीति में, भाई आप 232 ले आए, कांग्रेस पार्टी कहाँ 206 लाके सरकार में थी, 100 भी नहीं ला पाई, 99 पे आउट हो गई। तो कम से कम उनको मेहनत करना चाहिए, विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए, आगे मेहनत करना चाहिए, छुट्टी पे कम जाना चाहिए, गर्म जगह प्रचार जैसे किया है अपने देश में रहना चाहिए, ठंडी ठंडी जगह अपने देश में वहां चले जाएं, थोड़ा विदेशी विपक्षी नेता कम जाएं, मेहनत करें, तभी तो वो मोदी से लड़ पाएंगे।